स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर की महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल पलायन कमजोरों की नियति कही जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर के किशनपोल और ब्रह्मपुरी के बाद अब भट्टा बस्ती के हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए हैं। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। कर रहा है सरपंच जी आई हुई है, क्या हमें जो सरपंच जी जो मन मांगता है क्योंकि तू सील सिक्का मांगता है। अटकाटे पुलिस स्टेशन की और जे का दबंगी तो सरपंची करना चाहता 7 साल जिन्हें सरपंची नब्या की जिन्नी करी जैसी वास्तव की बात कर रहे हैं कि हमें आदमी को परेशान कर मार पीट करते। जयपुर के बाशिंदों की सरकार से गुहार। भट्टा बस्ती में गैर हिंदू ने जीना किया दुश्वार। बहन बेटियों का राह चलना हुआ दूभर। प्रशासन हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही। हमने 3 बार एप्लीकेशन दे दी। अभी 2 दिन पहले इस मकान के अंदर पत्थरबाजी हुई है। 11 रात को 11 बजे आते हैं। पुलिस ने पकड़ा हम लोग, कुछ नहीं पकड़ा। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। प्रशासन सुन ही नहीं रही है हमारी। हम कहाँ जाए बताओ, हम कहाँ जाए? अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी, हमारे 8 दिन का टाइम दिया है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस से मदद की हर फरियाद गई बेकार। पुरखों की जमीन से पलायन को हुए मजबूर। राजधानी में हिंदू परिवारों का पलायन। राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में मकान बेचने को लेकर के एक मामला गरमाया। यहाँ पर आज सवेरे एक मकानों के बाहर एक पोस्टर लगे नजर आए जिसमें अपील की गई कि सनातनियों से अपील की गई और पलायन को रोकने की अपील यहाँ पर की गई, जिसके बाद ये पूरा जो मामला था वो पुलिस तक पहुंचा। आज सवेरे इस कॉलोनी की जो जितने भी मकान थे, ज्यादातर मकानों के बाहर ये इस तरह के पोस्टर लगाए। जी हां, सनातनियों से गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचने की अपील करते ये पोस्टर बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसे देखने, सुनने और जानने की जरूरत है। हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, हम लोग नहीं निकल सकते। पलायन की बात इसमें कही गई है। क्या है वजह पलायन की? प्लान ये है, लोग बाग मकान बेच बेच के जा रहे हैं, अब अन्य जाति को दे रहे हैं। हम सनातन को दो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, सनातन को दो, कोई दिक्कत नहीं। मकान के बाहर चस्पा ये पोस्टर बहुसंख्यक आबादी की बेबसी बयां करते हैं। आगे की कहानी उन मजलूमों की जुबानी जिनकी हर सांस पर खौफ भारी है, जिनकी बहन बेटी जब दहलीज लांघती है तो उनकी सांस तब तक हलक में ही अटकी रहती है जब तक उनकी लाडली सुरक्षित घर नहीं लौट आती। हमारी बच्चियां रात तो छोड़ो, दिन में भी नहीं निकल पा रही है। यहाँ पास में सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में से बच्चों की छुट्टी होती है, गाड़ी लगा लेते हैं, बच्चों से छेड़छाड़ करते हैं। मकान को यहीं के ही है, बाहर के भी है, यहाँ के भी है। भाई बेचने वाले जो बाहर का कोई आ रहा है, मकान का पूछ रहा है, मकान का ज्यादा पैसे का लालच देके मकान बेच रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस उनकी एक नहीं सुनती, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन करने वाले पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। वैसे जैसे ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस को पोस्टर की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और पोस्टर को हटाया। लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं। या कानून की प्रक्रिया के तहत जो हमारे से कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो हम करेंगे। क्या शिकायत क्या दी है? प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है। इसमें हम हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करेंगे। इसमें किसी भी नागरिक को कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी। लोगों का कहना है कि यहाँ करीब 50 से ज्यादा मकान हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में धीरे धीरे लोगों ने मकान बेच दिए। यहाँ अब करीब 15 मकान ही हिंदुओं के बचे हैं और उसे भी लोग बेचने को मजबूर हैं। सचमुच जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं, उसे शौक से भला कौन बेचता है, और वो भी औने पौने दामों पर। इसीलिए भट्टा बस्ती के लोगों की परेशानी को सुनने और हल करने की जरूरत है। आज ये जो पूरा मामला था पोस्टर लगने के बाद भट्टा बस्ती थाना तक पहुंचा है, उसके अलावा जो कमिश्नरेट के आला अधिकारी है वहां तक भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से या फिर जिला प्रशासन किस तरीके से आने वाले वक्त में इस पलायन को रोक पाएगा या फिर इन लोगों की जो शिकायत है उसको दूर करने में काबिल सक्षम होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है और लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टडी के लिए
कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को जल्द मुंबई लाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में जबकि अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहत मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस के सवाल, सलमान खान के जवाब। सलमान और अरबाज से पूछे 150 सवाल। फायरिंग से कुछ घंटे पहले हो रही थी पार्टी। उस दिन जब फायरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पार्टी चल रही थी और जब फायरिंग हुई सलमान खान अपने उसी घर में सोए हुए थे। इतना ही नहीं, फायरिंग होते ही सलमान खान की नींद टूट गई। 4 जून को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे तक सलमान खान से और 2 घंटे तक अरबाज खान से कुल 150 सवाल किए और उन सवालों के जवाब में जो बयानात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और सलमान के हर एक चाहने वाले को डरा देने वाले हैं, क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सलमान खान ने मुंबई पुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायरिंग वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर में मौजूद थे सलमान खान। फायरिंग से कुछ देर पहले सलमान खान के घर में पार्टी चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर अचानक सलमान खान की नींद टूटी। सलमान तुरंत अपनी बालकनी पहुंचे और गोलियों के निशान देखे। सलमान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षा कर्मी की ओर भी देखा। फायरिंग के वक्त सलमान का परिवार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में था। सलमान के मुताबिक फायरिंग से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। सलमान ने बताया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वसूली की कोई कॉल नहीं मिली। सलमान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के भाई अरबाज खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है। अरबाज खान से फायरिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दिनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे गए। 4 जून को 12 बजे सलमान खान के घर पर उनका बयान दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच के 4 अफसरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सलमान और अरबाज से सवाल किए। और बड़ी खबर है कि आमिर खान एक बार फिर से विवादों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। इसका कारण है उनके बेटे की डेब्यू फिल्म महाराज और उस पर जताई जा रही हिंदू जागृति की समिति की अपील। महाराज के पुणे में हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हिंदू जन जागृति समिति का आरोप है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय को बदनाम किया गया है। 14 जून को जुनैद खान की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये विवाद गर्माता जा रहा है। फिल्म का यदि आप पोस्टर देखेंगे तो उसके अंदर एक हिंदू साधु संत को उसके अंदर दर्शाया गया है और ऐसे ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में ब्रिटिश काल में एक हिंदू साधु के विरुद्ध जो केस हुई थी उसके बारे में ये सिनेमा होगा। यदि हिंदू साधु संत या हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कोई दृश्य होगा तो निश्चित रूप से हिंदू जन जागृति समिति उसका प्रखर विरोध करेगी। वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज हैं। देश के 2 बड़े संत आमने सामने हैं। राधा रानी पर कैसा छिड़ा है रण, देखिए इस रिपोर्ट में।
प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भेड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के 2 बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को कुछ जान जाएगा। प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने ये भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत भी नाराज और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ
FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा SP देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया है कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज नहीं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको मथुरा के बाद लिए चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को मृतक बताकर उसकी 202 बीघा जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने शिव थाने में जाकर आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बुजुर्ग की जमीन पर ससुराल वालों का कब्जा, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर किया फर्जीवाड़ा। पति की मौत के बाद मायके रह रही थी पीड़ित। ये है बुजुर्ग महिला समधा देवी। पति का मौत जिसके बाद वो मायके रहने चली गई। इनका आरोप है कि पति की मौत के बाद उनके हिस्से की 202 बीघा जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी गैर मौजूदगी में जमीन को हड़प लिया। महिला का आरोप है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर ऐसी षड्यंत्र रची गई। बाड़मेर जिले के सिव थाना क्षेत्र के नागरदा गांव में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर विधवा महिला को मृत बताकर उसके ससुराल पक्ष द्वारा 202 बीघा जमीन हड़प ली गई और वह भी कूटनीतिक दस्तावेजों के माध्यम से। मामला बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के नागरदा गांव का है, जिसका खुलासा ADM की रात्रि चौपाल में हुआ, जहां महिला को कागजों में मरा हुआ बताकर ससुराल पक्ष ने 202 बीघा खातेदारी की जमीन अपने नाम करवा ली। इसका खुलासा होने के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने शिव थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। समदा वाइफ ऑफ हरजीराम प्रजापति ने रात्रि चौपाल के दौरान एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि मेरे ही रिश्तेदार दानाराम पुत्र आमाराम के परिवार के लोगों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर करीब 202 बीघा हड़पने का एक लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर थानाधिकारी शिव को उसी समय प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्होंने प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसमें अनुसंधान जारी। निम्बला में ADM राजेंद्र सिंह चांदावत की रात्रि चौपाल के दौरान महिला ने परिवाद दायर किया, जिसमें उसने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पति की मौत के बाद ससुराल वालों से कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद वो मायके में रहने लगी, लेकिन ससुराल वालों के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसे मृत घोषित करा दिया। पीड़िता की शिकायत पर ADM ने SDM शिव को इस प्रकरण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद में जहां ADM ने इस पूरे मामले की जांच SDM को सौंपी है, तो वहीं तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शिव थाने को मामला दर्ज करने के आदेश दिए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और जयपुर के आमेर से बड़ी खबर आ रही है। आमेर के हाथी गांव में हथनी रूपा की मौत हो गई है। दरअसल बीमार चल रही थी हथनी, जिसका इलाज चल रहा था। मेडिकल कोड बनाकर अब हथनी के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 31 मई को हथनी ठाठर कॉलोनी में गश्त खाकर गिर गई थी, जिसके बाद बीमार हथनी का इलाज चल रहा था। लेकिन अब खबर ये कि रूपा हथनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड बनाकर हथनी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 31 मई को भीषण गर्मी के चलते हथनी ठाठर कॉलोनी में गश्त खाकर गिर गई थी। भीषण गर्मी में न सिर्फ
इंसानों का बुरा हाल है बल्कि जीव जंतु भी बीमार पड़ रहे हैं। जयपुर के आमेर से खबर है, जहां पर बीमार हथनी रूपा की आमेर के हाथी गांव में मौत हो गई। और प्रदेश में आंगनबाड़ी की तस्वीर बदलने वाली है, जिसको लेकर महिला और बाल विकास विभाग एक्शन मोड में है। जिले के तमाम अधिकारियों को आंगनबाड़ी की स्थिति का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में बदलने वाली है आंगनबाड़ी की तस्वीरें। सीएस की रिव्यू मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देश, आंगनबाड़ियों की स्थिति की रिपोर्ट कार्ड बनाने का निर्देश। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में आंगनबाड़ियों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएस की रिव्यू मीटिंग के बाद आईसीडीएस के निदेशक पर जिला अधिकारी आंगनबाड़ियों की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, जिसमें पोषाहार वितरण भी शामिल होगा। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में करीब 65,000 आंगनबाड़ी संचालित हैं, जो कि राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। ये रिव्यू मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया गया था। उसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए प्राथमिकता और विशेष प्रयास किए जाए। विशेषकर जैसे भवन जहाँ मरम्मत लायक है, भवन की मरम्मत कराई जाए, या टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाए, लाइट और पानी की व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित की जाए। पोषाहार में उन्होंने निर्देश दिए कि पोषाहार के दूसरे स्टेट्स के मॉडल एक बार जांच करके देखें कि वास्तव में क्या उनके मॉडल कोई ज़्यादा अच्छे हैं क्या, ताकि बेटर सर्विसेज बेनिफिशियरी को प्रोवाइड किया जा सके। सीएस की रिव्यू मीटिंग के बाद सभी आंगनबाड़ी में बिजली, पानी, पोषाहार, पौधारोपण, शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही करीब 360 आदर्श आंगनबाड़ी भी विकसित किए जा रहे हैं। आईसीडीएस के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि सभी सीडीपीओ को 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर सभी को विभाग के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी है। लाइट कनेक्शंस के लिए अभी सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि अगले 3 दिन में जो टारगेट हमारे पास वित्त विभाग ने दे रखे हैं, जिसकी राशि स्वीकृत है, उसका पूरा उपयोग करते लाइट कनेक्शन कराएं। पानी कनेक्शन के लिए हमने पीएचडी विभाग को फिर निवेदन करेंगे जल जीवन मिशन में जल्दी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कवर करते हुए कनेक्शन दें। और टॉयलेट्स की जहाँ कमी है हमारे भवन बने हैं, उन्हें टॉयलेट की व्यवस्था करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माण किया जाता है, ताकि जल्दी निर्माण। उम्मीद है कि विभाग का एक्शन प्लान जल्द ही धरातल पर नजर आएगा और प्रदेश की आंगनबाड़ियों की तस्वीर बदलेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और दिल्ली से बड़ी खबर है, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 8 जुलाई को अब अगली इस मामले में सुनवाई होगी। अपने दर्शकों को बता दें कि एनटीए जो एजेंसी नीट की परीक्षा का आयोजन करती है, उसको नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर एनटीए को जवाब देना होगा, जिसके के आधार पर अब 8 जुलाई को इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।